हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन स्टारफिश। एस्टेरस में पाचन तंत्र। स्टारफिश जो है, पाचन तंत्र में हमें एलिमेंट्री कैनाल और सहायक ग्रंथियाँ, असेसरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो हम लेते हैं इसमें एलिमेंट्री कैनाल किस प्रकार की होती है। कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स इन द एनस, यानी मुख से शुरू होकर गुदा तक आहार नाल पाई जाती है। स्टारफिश के अंदर 5 भुजाएं होती हैं और सेंटर में जो केंद्र बिंब होता है, उस केंद्र बिंब यानी सेंट्रल डिस्क में ही सारे विजुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी किस में होगी? वो भी जो है केंद्र बिंब में उपस्थित होती है। सीधी होती है, खड़ी नलिकाकार संरचना है। खड़ी क्यों? क्योंकि इसका जो माउथ होता है वो किस साइड होता है? वेंट्रल साइड में, धरातल की तरफ। और जो एनस होता है वो कहाँ होता है? डॉर्सल साइड में, तो अपमुखी तरफ। तो इस कारण से जैसे ये है वेंट्रल साइड और डोम शेप का होता है डॉर्सल साइड, तो माउथ यहाँ है, एनस यहाँ है। तो ये कैसी हुई? सीधी खड़ी नलिकाकार संरचना। तो यहाँ माउथ हो गया, ईसोफेगस है, फिर स्टमक वाला पार्ट है, इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, और ये होता है एनस। तो इस तरह से ये वेंट्रल से डॉर्सल की तरफ आ रही है, वेंट्रल से डॉर्सल की तरफ। और ये सारे जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं ये सेंट्रल डिस्क में हैं। ये जैसे आर्म हो गई 5, और इसमें ये 5 आर्म है, तो ये सेंट्रल डिस्क में यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या बताना है? एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, माउथ से शुरू कर एनस में तक होती है, और एलिमेंट्री कैनाल केंद्र बिंब में उपस्थित होती है, जो सीधी खड़ी नलिकाकार संरचना होती है। अब हम शुरुआत करते हैं मुख से। मुख हमने कहाँ बताया, कहाँ पर पाया जाता है? वेंट्रल साइड में, धरातल की तरफ। तो इसमें मुख जो है वो पंचकोणीय छिद्र होता है, पंचकोणीय छिद्र के रूप में होता है। मुख के बाहर परिमुख झिल्ली पाई जाती है, और मुख की सुरक्षा के लिए जो है 5 कोनों के ऊपर 5 क्या पाए जाते हैं? पेपिला पाए जाते हैं। 5 माउथ पेपिला के समूह पाए जाते हैं। मुख छिद्र जो है बहुत अधिक फैल सकता है और सिकुड़ सकता है। अब कोई संरचना फैल सकती है, सिकुड़ सकती है, इसका मतलब वहाँ पर क्या है? मसल्स। तो किसकी सहायता से? स्फिंक्चर मसल्स की सहायता से जो है माउथ का जो ओपनिंग है वो कम और ज़्यादा की जा सकती है। यहाँ आप देखें, ये माउथ वाला पार्ट इसका बताया गया है। ये वेंट्रल सरफेस पर सेंटर में उपस्थित है, सेंट्रल डिस्क के सेंटर में उपस्थित है, पंचकोणीय है। इट इज़ सराउंडेड बाय पेरी ओरल मेम्ब्रेन, और किनारों के ऊपर 5 जोड़ी ओरल स्पाइंस पाए जाते हैं इसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो ये हमें जो है माउथ के बारे में लिखना है। बहुत अधिक फैल और सिकुड़ सकता है, और इसका नियंत्रण होता है स्फिंक्चर मसल्स के द्वारा। माउथ ओपन होता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक छोटी ट्यूबुलर संरचना होती है जो स्टमक में ओपन होती है। तो ईसोफेगस के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब हम आते हैं स्टमक। स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है। ये थैलेनुमा संरचना होती है, और केंद्र बिंब का अधिकांश भाग जो है, ये अधिकांश भाग कवर करती है स्टमक वाला पार्ट। स्टमक 2 भागों में बांटा जाता है। पहला बड़ा भाग जो है, जो ओरल साइड में है, यानी जो वेंट्रल साइड में है, वो कार्डियक स्टमक कहलाता है। और दूसरा जो पार्ट है, जो स्मॉल पार्ट है स्टमक का, जो एबोरल साइड में है, वो क्या कहलाता है? पाइलोरिक स्टमक। पहले हम लेते हैं कार्डियक स्टमक के बारे में। यहाँ पर आप देखें, यहाँ ये जो येलो कलर का जो पार्ट बता रखा है, ये है इसका कार्डियक स्टमक। ये इसका कार्डियक स्टमक है। तो हम क्या देखते हैं कि कार्डियक स्टमक में जो है उसमें 5 पालियाँ हैं, और प्रत्येक पाली प्रत्येक आर्म के सम्मुख है। इस तरह से 1 पाली, 2 पाली, 3, 4 और 5, 5 पालियाँ हैं। पांचों पाली एक एक आर्म के सम्मुख उपस्थित है। अब हम यहाँ पर लेते हैं इसकी थ्योरी। 5 पाली युक्त पाया होता है कार्डियक स्टमक। प्रत्येक भुजा के सम्मुख एक एक पाली पाई जाती है। इसकी जो भित्ति है कार्डियक स्टमक की, वो पतली होती है, पेशीय होती है, और अत्यंत वलित, यानी कि उसमें अत्यंत फोल्ड्स पाए जाते हैं। थिन मस्क्यूलर हाईली फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है, और ये इसकी जो लोब्स हैं वो अपनी जगह पर टिकी रहती हैं। क्यों? किसकी सहायता से? क्योंकि जो एम्बुलेक्रल ग्रूव है, उस एम्बुलेक्रल ग्रूव से मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ आप देखें डायग्राम के अंदर, ये एम्बुलेक्रल ग्रूव है, खांच है,
और इससे जो मसल्स हैं, पेशियां हैं, और इसकी सहायता से ये अपनी जगह पर बंधी हुई है, अपनी जगह पर अटैच होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये लिगामेंट्स के द्वारा जो है अपनी जगह पर बनी रहती है। इन लिगामेंट्स को कहते हैं गैस्ट्रिक लिगामेंट्स या मेसेंट्रीज, आंत्र योजनियाँ, जिनकी सहायता से ये जो कार्डियक वाला पार्ट है ये अपने स्थान पर बना रहता है। अब इसमें जो खास चीज़ है वो क्या है कि भोजन ग्रहण करते समय संपूर्ण जठरागम आमाशय कार्डियक स्टमक उलट करके मुख से बाहर निकाला जा सकता है। जैसे कोई बैग होता है और बैग का हम अंदर वाला भाग बाहर निकाल सकते हैं, उलट सकते हैं, उसी तरह से इसके अंदर ये जो कार्डियक स्टमक वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये माउथ से बाहर की तरफ निकाला जा सकता है भोजन ग्रहण करते समय, और इसे पुनः वापस भी खींचा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ 5 पेयर्स ऑफ रिट्रैक्टर मसल्स। रिट्रैक्ट करना मतलब पुनः अपने स्थान पर लेकर आने वाली मसल्स। ये 5 जोड़ी रिट्रैक्टर मसल्स भी कहाँ पर हैं? ये प्रत्येक जो लोब है एम्बुलिक्रल ग्रूव के से निकलने वाली लेटरल साइड में जो है इसके लिगामेंट्स होते हैं। एम्बुलिक्रल ग्रूव के लेटरल साइड में मसल्स होती हैं जो क्या कहलाती हैं? रिट्रैक्टर मसल्स, जिनकी सहायता से इन्हें पुनः अपने स्थान पर कार्डियक स्टमक को लाया जा सकता है। तो आपको इस तरह से ये डायग्राम बना करके आप ये लेबल कर दें। ये एम्बुलिक्रल ग्रूव है बीच वाली, रिट्रैक्टर मसल्स हैं जिनकी सहायता से 5 जोड़ी हो गई, प्रत्येक आर्म में एक एक जोड़ी, जिनकी सहायता से ये जो कार्डियक स्टमक है इसको पुनः अपनी जगह पर खींचा जा सकता है। कार्डियक ये गैस्ट्रिक लिगामेंट्स है जिनकी सहायता से ये कार्डियक स्टमक अपने स्थान पर बना हुआ है। ये हो गया कार्डियक स्टमक के बारे में। अब हम लेते हैं पायलोरिक स्टमक। कार्डियक स्टमक ओपन होता है पायलोरिक स्टमक में। पायलोरिक स्टमक थोड़ा सा अब कौन सी तरफ आ गया? एबोरल साइड में आ गया है। ये छोटा होता है, चपटा होता है, इसमें भी 5 भुजाकार है। अब यहाँ पर ये देखें आप, ये जो लाइनें बता रखी हैं ये बता रखी हैं पायलोरिक स्टमक का पार्ट। तो ये छोटा पार्ट है, चपटा पार्ट है, 5 भुजाओं का है, और ये पांचों जो कार्डियक की लोब है ये किस में ओपन हो रही हैं? पायलोरिक स्टमक में ओपन हो रही हैं। अपमुखी सिरे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ आंत्र में खुलेगा। प्रत्येक कोण में पाचक ग्रंथि से पायलोरिक ग्लैंड से आने वाली एक वाहिनी खुलती है। यहाँ आप देखें 2 आर्म्स में मैंने पायलोरिक ग्लैंड और पायलोरिक डक्ट बता रखी है। पायलोरिक ग्लैंड एक जोड़ी प्रत्येक आर्म में उपस्थित है। पोजीशन कहाँ पर है इसकी? एम्बुलेक्रल जो ग्रूव है उसके दोनों साइड में। तो ये एक जोड़ी पायलोरिक ग्लैंड हो गई, ये दूसरी जोड़ी पायलोरिक ग्लैंड हो गई। पायलोरिक ग्लैंड में बीच में ये नलिकाकार संरचना है और इसके लेटरल साइड में भी जो है ये संरचनाएं निकल रही हैं। और ये जो ग्लैंड्स है, इन ग्लैंड में डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं। और आगे पढ़ेंगे अपन। ये पायलोरिक ग्लैंड की जो ये अनुदैर्ध्य या नलिका है, ये दोनों की एक कॉमन पायलोरिक डक्ट के द्वारा ओपन होती है पायलोरिक स्टमक में। तो इस तरह से हमें ये बताना है पायलोरिक स्टमक के बारे में कि प्रत्येक कोण में पाचक ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसे पायलोरिक ग्लैंड भी कहेंगे, उससे आने वाली एक वाहिनी ओपन होती है यानी पायलोरिक डक्ट ओपन होती है। अब हम लेते हैं यहाँ पर इंटेस्टाइन। पायलोरिक ग्लैंड ओपन होता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में भी 5 भुजाओं वाली संरचना होती है। एक छोटी संकीर्ण 5 भुजाओं वाली नलिकाकार संरचना है जो पृष्ठ की तरफ अब डॉर्सल साइड में यानी अपमुखी सतह पर गुदा द्वार द्वारा बाहर खुलेगी। ये जो इंटेस्टाइन है इससे 2 या 3 रेक्टल सीका निकलते हैं। रेक्टल सीका यानी कि इंटेस्टाइन सीका भी हम कह सकते हैं। अंदनाल निकलती हैं 2-3 और आंत्र से 2-3 छोटी आंत्र नालें निकलती हैं जो अंतरा अरीय स्थानों पर स्थित होती हैं, जो इंटर रेडियल जो पोजीशन है वहाँ पर स्थित होती हैं। ये ब्राउन कलर की होती हैं। संभवतः इनका कार्य उत्सर्जन का कार्य होगा। तो इंटेस्टाइन भी क्या है? 5 भुजाओं वाली छोटी नलिकाकार संरचना है जो डॉर्सल साइड की तरफ गुदा के द्वारा बाहर ओपन होगी और इस इंटेस्टाइन से 2 या 3 रेक्टल सीका जो है ये बाहर निकलती हैं। एनस कहाँ पर है? डॉर्सल साइड में। डॉर्सल साइड में केंद्र बीम के सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा केंद्र बीम से हट करके है और जिससे बिना पचा हुआ भोजन शरीर से बाहर त्यागा जाता है। अब हम लेते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबसे पहले हम लेंगे पायलोरिक ग्लैंड। कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 5 जोड़ी जो है
फाइव पेयर्स ऑफ पाइलोरिक सीका, 5 जोड़ी पाइलोरिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। प्रत्येक जो आर्म है उसमें एक जोड़ी पाइलोरिक ग्लैंड पाई जाती है। तो प्रत्येक पाइलोरिक सीका भुजा की अपमुखी दीवार से 2 लॉन्गिट्यूडनल इंटेस्टाइन लिगामेंट्स द्वारा लटकी रहती है। प्रत्येक पाइलोरिक सीका के बीच में एक खोखली अनुदैर्ध्य अक्ष होता है और इसके दोनों साइड में छोटी छोटी खोखली शाखाएं निकली रहती हैं जो 2 श्रृंखलाओं में पाई जाती हैं। प्रत्येक भुजा में पाई जाने वाली एक जोड़ी पाइलोरिक सीका में सेंट्रल ट्यूब होती है और दोनों तरफ की सेंट्रल ट्यूब बाद में पाइलोरिक डक्ट में ओपन होंगी। और ये पाइलोरिक डक्ट किस में ओपन होती है? पाइलोरिक स्टमक के जो लोब है उसमें ओपन होती हैं। इसमें कितनी तरह की कोशिकाएं होती हैं? 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं। नाम से ही उसका फंक्शन क्लियर है। ग्लैंड्यूलर सेल, ग्रंथियां हैं तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगी। ये क्या सिक्रीट करेंगी? भोजन को पचाने वाले एंजाइम्स, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने वाले एंजाइम इन ग्रंथियों के द्वारा इन सेल्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। स्टोरेज सेल्स, इनमें कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो पचे हुए भोजन का जो एक्सेस अमाउंट है उसको ग्लाइकोजन के रूप में, पॉलीसेकेराइड्स के रूप में, प्रोटीन या वसा के रूप में संचय कर सकते हैं। म्यूकस ग्लैंड जो अंदर की लेयर को हमेशा क्या रखेंगे? म्यूकस रखेंगे, चिकना बनाए रखेंगे ताकि भोजन का मूवमेंट अच्छी तरह से हो सके। और करंट प्रोड्यूसिंग सेल, कुछ फ्लैजिलेटेड सेल्स पाए जाते हैं जो लगातार मूव करते रहते हैं, जिनके कारण से भोजन व अन्य तरल पदार्थ का लगातार सर्कुलेशन यानी सतत परिसंचरण बनाए रखने का कार्य होता है। इस तरह से जो पाइलोरिक ग्लैंड होती है उसमें 4 तरह की सेल्स होती हैं और प्रत्येक भुजा में एक जोड़ी पाइलोरिक ग्लैंड पाई जाती है। और दोनों ग्लैंड्स जो है उनसे कॉमन एक डक्ट है, पाइलोरिक डक्ट, जो ओपन होती है पाइलोरिक स्टमक के लोब में। ये इस तरह से हमें ये डायग्राम इसमें बता देना है। अब हम लेते हैं फूड फीडिंग प्रोसेस किस तरह से है। एक स्टारफिश जो है ये कार्निवोरस एनिमल है, मांसाहारी जंतु है। अब समुद्र में पाया जाता है तो समुद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे वॉर्म्स हैं, सूक्ष्म व छोटे जीवों को जैसे वॉर्म है, क्रस्टेशियंस हैं, स्नेल्स हैं, ऑयस्टर्स हैं, मोलस्का के सदस्य यूनियो है, सी अर्चिन है, छोटी मछलियां हैं, इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन करने का तरीका, फीडिंग मैकेनिज्म कैसा है? छोटे प्राणियों को तो अपने नाल पादों की सहायता से पकड़कर मुख तक लेकर आते हैं और मुख में निगल लेते हैं। और बड़े प्राणियों को, जिनको ये नाल पाद की सहायता से घेर कर पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद क्योंकि ये बड़ा प्राणी है सीधा मुंह के अंदर नहीं जा सकता है, उसकी साइज़ बड़ी है, तो इसके लिए इसमें एक अलग तरीका होता है कि ये अपना कार्डियक स्टमक बाहर निकालते हैं। तो कार्डियक स्टमक बाहर निकाल करके उलट करके शिकार के चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद में पाइलोरिक सीका के द्वारा स्रावित जो एंजाइम्स होते हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं उस एनिमल के ऊपर और उसे पचाया जाता है। भोजन के पच जाने के बाद में भोजन के साथ साथ में कार्डियक स्टमक को भी पुनः रिट्रैक्टर मसल्स की सहायता से अंदर खींच लिया जाता है। तो इस तरह से ये होता है इसका फीडिंग मैकेनिज्म। जब अभी जैसे मैंने बताया यूनियो है ना, बाइवल्व एनिमल्स, तो बाइवल्व एनिमल्स को खाने का इसका क्या तरीका है? इसकी जो आर्म्स हैं, 5 आर्म्स हैं, उन आर्म्स में से 2 आर्म्स के जो ट्यूफिट हैं उनकी सहायता से एक साइड में यूनियो को पकड़ लेते हैं और 3 से दूसरी साइड में यूनियो के साथ अटैच हो जाते हैं। यानी एक वल्व की तरफ 2 स्टारफिश के आर्म्स जो हैं वो, और दूसरे की तरफ 3 आर्म्स जो है उनकी सहायता से बिल्कुल कस के उसको पकड़ लेते हैं। और अब उनसे जो है अपने मसल्स की सहायता से उसको यूनियो को ओपन करते हैं और उसका अंदर वाला जो विजरल ऑर्गन्स है, एनिमल है, उसके ऊपर एंजाइम सिक्रीट करके और उसको डाइजेस्ट करके उसे जो है खाया जाता है स्टारफिश के द्वारा। तो इस तरह से इसका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो हमें डायग्राम के साथ में इसकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, फूड फीडिंग एंड मैकेनिज्म के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक।